वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? खुला हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तृप्ति, नेहा, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा देखिए, आज जो हम लोग कर रहे हैं उसी को लास्ट क्लास में हमने किया था। इसका डिविजनल चार्ट्स का के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिविजनल चार्ट्स को देखा कैसे जाता है। तो उसके मैंने आपको तरीके आपको बताए थे कि डिविजनल चार्ट जो है वो हमारे माइक्रो एनालिसिस है, क्योंकि ये माना प्रणाम गया। गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्गा चार्ट्स का, डिविजनल चार्ट का, वो ये माना जाता है कि एक प्लैनेट सर्टेन डिग्रीज में आने के बाद वो हाईली पोटेंट हो जाता है, उसके अंदर काफी ताकत आ जाती है, और वो उस डिविजनल चार्ट, उस वर्गा चार्ट से संबंधित मैटर्स को बहुत अच्छी तरह हमारे जीवन के अंदर प्रदर्शित करता है, और बहुत से एस्पेक्ट्स लाइफ के होने लगते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोग जब जब नेटल चार्ट देख रहे थे, तो नेटल चार्ट के देखने में आप लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी आ रही थी जिसमें आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि क्या होगा उसके व्यक्ति के जीवन में। लेकिन जब आप डिविजनल चार्ट्स में आ जाते हैं, तो पिछली जो मेरी कक्षा थी, क्लास थी 18th, उस डिविजनल चार्ट को कैसे देखते हैं, वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। आपके लिए सोडर्स वर्क की मैंने उसमें आपको मीनिंग बताए थे कि सोडर्स वर्क में किससे क्या देखा जाता है। वो हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हमारे कोर्स में नवमांश है डिविजनल चार्ट में, और दशमांशा है D10। नवमांश हम देखते हैं ग्रहों के भावों के बलाबल को जानने के लिए, और हम उसको दशमांशा को हम देखते हैं आजीविका के बारे में जानने के लिए, यानी कि लाइवलीहुड की क्या कंडीशन होगी, प्रमोशंस कब आएंगे, किस समय डिमोशन होगा, किस समय सस्पेंशन होगा, कब आदमी को जो है अपने करियर या प्रोफेशन में चाल मिलेगा, कौन सी ऐसी दशाएं होंगी जो हाईली प्रोडक्टिव होंगी, कौन सी ऐसी दशा होंगी जिनमें कि काम जो है काफी छोटा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। तो चूंकि ये सबसे रेलिवेंट है आप लोगों के लिए, इससे D10 और D9 को हमने रखा है। D9 का जो चार्ट है, नवमांश का चार्ट, ये ग्रहों के भावों के बलाबल को देखने के अलावा इससे आपको स्पाउस के बारे में सब कुछ पता चलता है। स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस, आपको ये भी पता चलता है कि स्पाउस जो है उसके साथ में जैसे सेपरेशन है, डिवोर्स है, या मैरिटल ब्लिस है, ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ है, वो सारी चीजें आपको नवमांश से पता चलती है। इसी प्रकार नवमांश में प्रत्येक भावों का कनेक्टिविटी के बारे में भी पता चलता है कि कौन सा भाव किस तरह से कनेक्ट होता है। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब ये, तो सबसे पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिविजनल चार्ट का आप समझ गए हैं कि वो एक सर्टेन डिग्रीज में आने के बाद प्लैनेट को बड़ा हाईली पोटेंट माना जाता है, यानी प्लैनेट को हाईली प्रोडक्टिव माना जाता है। तो सर्टेन डिग्रीज पे आधारित होता है उस डिविजनल चार्ट की। उसमें वो एक डिवीजन में आके स्टैंड करता है, जो कि आपके जीवन के अंदर में खुशियां लेके आता है, या उस डिविजनल चार्ट से संबंधित अच्छी चीजें लेके आता है। इसके अलावा जो है वो बहुत से एस्पेक्ट जो है लाइफ के उनको प्रभावित करता है। अब जो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप जब भी आप बर्थ चार्ट देख रहे हैं, तो वो आपको एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग या स्थूल स्थूल रूप से आपको बता रहा है। जो नेटल चार्ट आपका है, जो आपका मेन चार्ट, जो आप राशि चार्ट देखते हैं, उस राशि चार्ट को जब भी आप देखेंगे, तो राशि चार्ट आपको एक ग्रॉस स्थूल रूप में आपको बताएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, इस व्यक्ति के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनके उसके विभिन्न भावों से आने वाले सिग्निफिकेशंस कैसे आएंगे। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि जो ग्रह हैं उनका बलाबल जो है नेटल चार्ट के अंदर क्या है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जो बलाबल उसको नेटल चार्ट में दिखे वही बलाबल एक्चुअल में उसकी लाइफ में दिखे।
ये नवमांशा निर्धारित करता है। ये नवमांशा ये बताता है सूक्ष्म रूप से उस वैल्यूज को, उस अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करता है, यानी हमें समझाता है। नवमांशा से ही हमें पकड़ में आता है कि कोई भी ग्रह किस तरीके से हमको फल देने वाला है जीवन के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि संचित कर्म तो आप डीपन चार्ट, नेटल चार्ट से देख सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रारब्ध है, जो उसने भोगना है सूक्ष्म रूप में, जो प्रतिदिन के लेवल पे जो भोगना है, वो सारा नवमांश आपको बताएगा। तो इस बात को याद रखते हुए नवमांशा की जो ये क्लासेस हमारी 2-3 चलेंगी, इनको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अब प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अहम सब्जेक्ट आपके सामने रखा जा रहा है। यहाँ तक कि नवमांश को कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर ने बहुत इंपॉर्टेंस नवमांश को दे दी है, और नेटल और राशि चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी है। उन्होंने कुछ सूत्र में बताया है कि प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट में आप D1 चार्ट या नेटल चार्ट से नहीं बता सकते। अगर कोई प्लैनेट जो है नेटल चार्ट में उच्च का आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो जाके नीच का हो जाता है नवमांश में, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या फलित है वो आपको नीच का मिले व्यक्ति को। यानी अगर वो शुभ भावों में बैठा है नेटल चार्ट में, लेकिन नवमांश के अंदर वो अशुभ भावों में आ जाए, यानी कि अशुभ भाव क्या है? त्रिक भाव है, दुख भाव, त्रिषडाय भाव है, पाप भाव, 3, 6, 11 में हो। 11वें में एक एक्सेप्शन जरूर होता है कि 11वां जो भाव है वो जीव के रिलेशंस और हेल्थ, इन पे तो एवरेज से नीचे के प्रभाव रखता है, लेकिन उसके धन के, उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के, उसकी एम्बिशन फुलफिलमेंट में, इन सब में 9 के 9 ग्रह 11th हाउस में आ जाते हैं तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन याद रखना कि वो अच्छे फल देंगे सिर्फ मटेरियल लाइफ को लेकर, उसके एम्बिशन को लेकर, उसके धनाढ्य होने को लेकर, लेकिन उसके स्वास्थ्य को वो हानि करते हैं। तभी कहा जाता है कि पति है त्रिषडाया नाम यदा पाप फलप्रदा। जो वहाँ के लॉर्ड्स होते हैं वो पापी हो जाते हैं और अच्छे परिणाम नहीं देते। वहां पे बैठा हुआ जो प्लैनेट है, आपको ये समझना होगा उन पाप प्रभावों को लेकर बैठेगा। वो पाप प्रभाव जो है वो जीवन में रिलेशनशिप में दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो बहुत धनाढ्य लोगों की हम कुंडलियां देखते हैं, तो उनके पास धन का तो अंबार होता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, क्योंकि 11th हाउस से सेडान देखी जाती हैं, बड़ी गाड़ियां। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज है घर में वो देखा जाता है, इतना बड़ा सब कुछ जो है एम्बिशन उसका फुलफिल हो रहा है। लेकिन उन रिच लोगों के जीवन में रिलेशनशिप में कमियां दिखाई पड़ती हैं, साथ में उनके जीवन में हमें दिखाई पड़ता है रोगों की भरमार, तो रोगों के साथ जूझते वो दिखाई पड़ते हैं। ये चीजें आप लोग, गुरु जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अब जिस बात को समझने की जरूरत है वो है कि जैसे मैंने बताया, कोई प्लैनेट भी अगर नेटल चार्ट के अंदर अगर नीच का है, लेकिन अगर वो नवमांश के अंदर उच्च का हो जाता है या शुभ भावों में बैठ जाता है। शुभ भाव कौन से हैं? त्रिकोण के भाव हैं, केंद्र के भाव हैं, शुभ भाव माने जाते हैं। तो इन शुभ भावों में बैठने पे उस ग्रह के बहुत अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। नवमांश को इसीलिए दूसरा भाव, हाँ, दूसरा भाव शुभ हाँ, भाव। दूसरा भाव, शुभ भाव में दूसरा भी है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, सेकेंड हाउस भी है। ये शुभ भाव, सेकेंड हाउस एम्पावरमेंट का होता है। फोर्थ हमारा सुख का भाव है, सुख के भाव का लाभ है सेकेंड हाउस। ये मारक के रूप में जो है तब प्रदर्शित होता है इसका स्वामी, जब कभी वो दुखी, दुख भाव के स्वामियों के साथ आ जाता है, अष्टमेश के साथ आ जाता है, षष्ठेश के, द्वादशेश के। इसी प्रकार से मार्केश दूसरे मार्केश के साथ आ जाए, कमजोर लग्नेश के साथ आ जाए, इन स्थितियों के अंदर तो मारक प्रभावों को दिखाता है। लेकिन दूसरे भाव से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे जीवन में आती है। सबसे पहले तो कुटुंब आता है हमारा, कुटुंब के साथ में प्यार आता है, ऑर्नामेंट्स आते हैं, अच्छे हमारी जो पार्टी वेयर के क्लोथिंग्स है वो आते हैं, एम्पावरमेंट आते हैं, रिसोर्सफुलनेस आती है।
वहीं से हमारा फीडिंग आता है, किस तरह का फूड हम खा रहे हैं। वहीं से हमको दिखाई पड़ता है कि किस तरीके की स्पीच हमारी है, कितना हमारा कंट्रोल है स्पीच के ऊपर। इसी प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है कि कितना हम मधुर बोलते हैं, कितना हमारा मोहिल स्वभाव है। दूसरा, चूंकि मासेस जो हैं वो 4th हाउस से आते हैं, मासेस का लाभ हो गया, यानी कि और ट्रस्टेड फ्रेंड्स भी 4 से आते हैं, तो इसका लाभ का भाव हो गया द्वितीय। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को ट्रस्टेड फ्रेंड से फायदा हो रहा है, अगर किसी को मासेस से फायदा हो रहा है कि वो पार्लियामेंटेरियन हो रहा है, वहीं से क्राउनिंग ग्लोरी देखी जाती है 4th हाउस, उसका भी लाभ हो गया। तो कहने का मतलब इस समय प्रिंस चार्ल्स थर्ड का सेकेंड हाउस भी एक्टिव होगा, क्योंकि वो कॉरोनेशन उनका हुआ है एज ए किंग, तो वो उसका लाभ है। ये कॉरोनेशन जो देखा जाता है राजकोषी, वो चतुर्थ से देखी जाती है, दसम से देखी जाती है, और उसके चतुर्थ के लाभ से देखी जाती है, यानी द्वितीय हाउस से। इसलिए उसको एम्पावरमेंट एंड रिसोर्सफुलनेस का हाउस बोला जाता है। अब मानसागरी ने इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, और मानसागरी ने कहा है आयो नवमांशे अकलम, और दूसरा बोला है जातक फलम नवमांशे। इसका मतलब है कि प्राइमरी रूप से जो फल आपको मिलेगा वो नवमांश का जो फल होगा वही फल दृढ़ फल। दूसरा उन्होंने कहा है कि जातक फलम नवमांशे, जातक का आपने कोई प्रेडिक्शन करना है, कोई फल निकालना है उसके जीवन में आएगा, तो मानसागरी कहती है कि वो नवमांश के द्वारा ही निकल पाएगा। सारावली के अंदर जो चैप्टर 50th चैप्टर है, 7वां चैप्टर है सारावली में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के आपको नेचर के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के ट्रेट्स के बारे में देखना है, उसके फिजिकल फीचर्स को देखना है, उसके स्किन के कलर को देखना है, उसके स्ट्रक्चर के फॉर्म को देखना है कि स्ट्रक्चर उसका कैसा है, लंबा चौड़ा है, तगड़ा है, पतला दुबला है, छोटा है। इसी प्रकार से उसकी बॉडी के अंदर में कोई भी मोल्स आपने देखे हैं कि जैसे हमारे तिल होते हैं, तिल तक बॉडी के उसके वर्च्यूज एंड वाइसेस देखने हैं, मतलब किस तरह के नोबल विचारधाराएं और नोबल आदतें उसके अंदर है, और वाइसेस का मतलब किस तरह की बुराइयां उसके अंदर है। सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता, झगड़ा तो नहीं करता, मारपीट तो नहीं करता, गाली गलौज तो नहीं करता, ये वाइसेस हो गए। ये इस तरह का या तो नवमांश के लगन से आपको पता चलेगा, या नवमांश में प्लेस्ड चंद्रमा की प्लेसमेंट से पता चलेगा। ये सारावली ने अपने चैप्टर 50th में लिखा है। इसी प्रकार से जितने भी ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जैसे होरासार है, होरासार में नवमांश की टेक्निक में उन्होंने कहा है, चैप्टर 22 में बोला है कि नवमांश के द्वारा वेल्थ का जो अवलोकन है, आंकलन है, वो बहुत एक्यूरेट होता है। इसी प्रकार से उन्होंने चैप्टर 22 में लिखा है, व्यक्ति के अंदर डिजीजेस किन दशाओं में कब आएंगी, कितनी भयंकर आएंगी, कितनी छोटी आएंगी, किस तरह से वो उनको फाइट बैक करेगा, कितना उसके अंदर में ताकत होगी उन डिजीजेस के इम्यूनिटी डेवलप करने में और फाइट बैक करने में, रिकवर करने में, और इसी प्रकार से उन डिजीजेस से किस तरह का डिस्कम्फर्ट होगा, और कुछ डिजीजेस जो कि उसको डेथ के कगार पे लेके आ जाएंगी। ये चैप्टर 22 से चैप्टर 24 के बीच में पूरा साथ में लिखा गया है। उस व्यक्ति के चैप्टर 30th में उन्होंने लिखा है उसके हिडन ट्रेट्स आपने। अब क्या होता है कि ये जब हम राशि का चार्ट देखते हैं, इसे राशि चार्ट का मतलब नेटल चार्ट, नेटल चार्ट से हमें बहुत सी चीजें पता तो चलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के हिडन ट्रेट्स नहीं पता चल पाते। लेकिन नवमांश से हमें व्यक्ति के हिडन ट्रेट्स भी पता चल जाते हैं, क्योंकि नवमांश क्या है, पति पत्नी का भी चार्ट है। तो विद इन द 4 वॉल्स किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो नवमांश बहुत शानदार तरीके से बताता है। नवमांश से हमें ये भी पता चल जाता है, नवमांश के आंकलन से, कि एक व्यक्ति नवमांश और D1 को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति पब्लिकली अपने पति या पत्नी को किस प्रकार से ट्रीट करेगा, और वो विद इन द 4 वॉल्स
अपने पति और पत्नी को किस तरह से ट्रीट करेगा। यानी कि एक्चुअल क्या होता है विद इन 4 वॉल्स। जब आप दूसरों के सामने मास्किंग नहीं कर रहे होते, दूसरों के सामने आप नाटक नहीं दिखा रहे होते हैं, तो नाटक वाली बात तो D1 से पता चलेगी। और अगर ये देखना है कि एक्चुअल में वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने पति अथवा पत्नी के साथ में बिहेव करेगा, तो नौमांश बताएगा और बहुत एक्यूरेसी के साथ में आता है। उसके सारे हिडन ट्रेड जो हैं चैप्टर 30 ऑफ होरासार, होरासार जो है प्रत्यूष की है बुक है, उसमें ये पता चलता है। नौमांश चार्ट जो है इसके अलावा व्यक्ति के होरासार के अनुसार रियल नेचर को भी बताता है, उसके स्ट्रेंथ के लेवल को भी बताता है। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है। एक आदमी कहे आपके सामने कि भाई मैंने शराब छोड़ दी और मेरी बड़ी विल पावर है, मैं तो नहीं पीता, लेकिन अगर विद इन द 4 वॉल्स वो पी रहा है, उसकी इनर स्ट्रेंथ पर्सनालिटी की नहीं है, तो वो भी इससे नवमांश के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति की दबी हुई जो ताकतें हैं, दबी हुई ताकत मतलब बहुत से ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो एक उम्र में आके उभर के आते हैं। जैसे हमारे जगदीश नयन साहब ने एक सर्टेन एज में आके ज्योतिष को सीखना शुरू किया, तो अब उसकी मास्टरी उनको होने लगी है। तो इसी प्रकार से प्रदीप डल्ला साहब ने भी थोड़ा एक उम्र दराज होने के बाद ज्योतिष के साथ में सीखना शुरू किया, तो उसकी मास्टरी आ गई। तो इन्हें हम हिडन ट्रेड्स कहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर संस्कार तो थे ज्योतिष के, लेकिन एक सर्टेन एज में जाके वो निकल गया। तो इसी प्रकार से होरा सार ये बताता है कि आपके जो लेटेंट है, लेटेंट का मतलब है दबी हुई पावर्स, और आपकी जो इनहेरेंट पावर्स है, ऐसी पावर जो संस्कारों से आती है, जो करेक्टरिस्टिक संस्कारों से आती है और आपके अपने स्पिरिचुअल लाइफ से आती है, उनका जो इफेक्ट है सभी ग्रहों पे और भावों पे, वो भी हमें नवमांश के चार्ट से पता चलता है। तो इसके अलावा होरासार आगे लिखती है कि होरासार में लिखा है कि अगर मेन दशा, वारामिहिर साहब के बेटे थे प्रत्युषास, उन्होंने लिखा है, तो वारामिहिर जी 500 AD में आए थे, तो उसके बाद उनके बेटे ने ये लिखा है, तो उनके बेटे ने उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेटल चार्ट में से आपको मेन जो मेजर दशा होती है, जिसे हम मेजर दशा का मतलब मुख्य जो दशा होती है हमारे जीवन की, उसे तो हम D1 में देख सकते हैं। लेकिन नवमांश हमारा चूंकि सूक्ष्म विभाग है, तो नवमांश के द्वारा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनके बारे में, सूक्ष्म अंतरदशा के बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में पता चलता है। नवमांश के जो है अब ये समझने की जरूरत है कि नवमांश के पदार्थ क्या है। ये नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का है। जैसे मैंने बताया प्रत्येक राशि में 9 नवमांश होते हैं, तो राशि का जो स्पैन है वो 30 डिग्री का है। 9 जो उसमें चरण पड़ेंगे नवमांश के, वो 3 डिग्री 20 मिनट के प्रत्येक पड़ेंगे। 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आप देखेंगे कि 30 डिग्री आती है। अब चूंकि 1/9 ऑफ ए साइन है 30 डिग्री का नवमांश, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं नक्षत्रा से। किस तरीके से वो मैं आगे आता हूँ। तो ये 9th हाउस का चूंकि एक्सटेंशन है, ये 9th हाउस का एक्सटेंशन है। 9th हाउस हमारा धर्म का भाव है। 9th हाउस जो है फॉर्चून का भाव है, लक का भाव है, पिता का भाव है, उसका ये एक्सटेंशन है। तो इसलिए इसको नवमांश को भाग्यांशा भी कहते हैं। ये जो है फॉर्चून, इसका जो लाभ है, 9th का लाभ कौन सा होगा, 11वां 9th से, यानी कि 7th हाउस। तो उसका मतलब है ये विस्तार से किसके बारे में बताएगा, 7th हाउस के बारे में। अब 7th हाउस आपका क्या बताता है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, आपके बिजनेस पार्टनर के बारे में, आपके प्रतिदिन के रोजगार के बारे में। इसके अलावा ये बताता है कि एवरी डे आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आपको कितना इज्जत मिलेगी राज समाज, मान समाज में, वक्त आपकी का भाव है, डे टू डे इनकम का भाव है। तो इस 7th हाउस के बारे में विस्तृत रूप से नवमांशा बताता है। इसको ऋषि पारशर ने इतनी इंपॉर्टेंस दी थी
नेक्स्ट टू द बर्थ चार्ट दिए। अगर षड वर्ग को देखा जाए, यानी 6 वर्गा कुंडलीज को अगर देखा जाए, तो उसमें विंशोपाक बल जो है राशि चार्ट को 6 पॉइंट का दिया गया है और नवमांश को 5 पॉइंट, यानी राशि चार्ट या D1 के चार्ट के बाद नेक्स्ट नवमांश के चार्ट को दिया है, जो कि 5 है। ओटस वर्ग जो ऋषि पाराशर ने बनाए हैं 16 वर्ग कुंडियां, उन 16 वर्ग कुंडियों के अंदर राशि चार्ट को जो विंशोपाक या विश्वा बल मिला है वो 3.5 है, और जो नवमांश चार्ट को जो विश्वा बल है वो 3 है। इसका मतलब है नवमांश चार्ट को इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ चार्ट रखा गया। बर्थ चार्ट को सबसे ज्यादा क्यों दिया है? क्योंकि इट इज द मदर ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट। उसी बर्थ चार्ट की डिग्रीज पे आधारित, उनके कैलकुलेशन के पर आधारित डिविजनल चार्ट्स का को हम निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल चार्ट, इसलिए उसको सबसे ज्यादा पॉइंट दिए। नवमांश जो है ये 2 वर्ड से बना है, नवम अंश। नव, नव का मतलब 9, अंश का मतलब आमशा, आमशा का मतलब उसका फ्रैक्टल। D9 का इसका मतलब है कि वो 9 इक्वल पार्ट्स में D1 के प्रत्येक भाव में पढ़ने वाली राशि को डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक डिवीजन 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उसके अंदर 9 चरण आते हैं एक राशि के अंदर, तब वो 30 डिग्री की राशि होती है। और हमें मालूम है कि नक्षत्र का स्पैन होता है 13 डिग्री 20 मिनट, और नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है, यानी 4 चरण 3 डिग्री 20 मिनट के 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनाता है। राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो अगर 2.25 का मतलब क्या हो गया? एक नक्षत्र के 4 चरण, फिर दूसरे नक्षत्र के 4 चरण, 8 हो गए, और सवा का मतलब हो गया 1/4 ऑफ ए नक्षत्र, 3 डिग्री 20 मिनट का नवा पार्ट। तो इसलिए राशि में इस तरह से बनती। तो अगर आप इसको 27 नक्षत्र के अगर 9 अंशा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 108 नवमांश। तो इसका मतलब नक्षत्र से जो लोग ज्योतिष करते हैं और जो लोग ज्योतिष करते हैं नवमांश के द्वारा, उनकी दोनों की ज्योतिष में साम्यता है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। कि 9 आप वैसे ही सोच लो, 9 चरण नवमांश के पढ़ते हैं, यानी 9 नवमांश पढ़ते हैं एक राशि में। 12 राशियां हैं या 12 भाव हैं कुंडली के अंदर, 12 नंबर 108। 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 27 × 4 108। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। ये अब ये नवमांश के जो त्रिकोण होते हैं, ये एक ब्लेसिंग्स मानी जाती है। नवमांश के त्रिकोणों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना होता है कि नवमांश के जो त्रिकोण होते हैं और उनमें बैठे हुए जो ग्रह होते हैं, ये व्यक्ति की एबिलिटीज को बताते हैं। ये काफी पावरफुल भाव होते हैं नवमांश के त्रिकोण। इन नवमांश के त्रिकोण से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति किन संस्कारों, किस तरह की लेटेंट पावर और किस तरह की जो है क्षमताएं और किस तरह के टैलेंट्स को लेकर वो पैदा हुआ है, और जो कि उसके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में बढ़ती हुई उम्र में दिखाई पड़ेगा और उसके स्किल सेट्स को डिफाइन करेगा, और किस तरह से वो अपने धर्म के प्रति अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा। इन नवमांश के त्रिकोण बताते हैं। ये ट्राइन ये भी बताते हैं कि एक व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किस तरह की नॉलेज और स्पिरिचुअल एनर्जीज को पैदा किया है पास्ट लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब है कि उसकी एबिलिटी ऑफ ए सोल है, उसकी आत्मा की वो एबिलिटीज है। नवमांश के त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इसका मतलब नवमांश हमारी आत्मा की एक एबिलिटीज को, टैलेंट्स को बता रहा है। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। एक जो है उसमें कहा है, जैसे गीता में कहा है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवामि देहि।
ये जो है कि एक आत्मा जो है जीर्ण शरीर को छोड़कर और दोबारा बर्थ लेती है, एक नए शरीर में आ जाती है। तो लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है, उस कॉन्टिन्यूटी को नमाज दिखाता है। पिछले जीवन में हमने किन क्षेत्रों में हमने महारत पैदा की है, किस तरह के हमने धर्म के काम किए हैं, किस तरह के हमने स्पिरिचुअल काम किए हैं, और किस तरह की पूजाएं की हैं, किस तरह का हमारा आचरण रहा है, किस तरह के वाद्य संगीत या क्रिएटिविटी के काम किए हैं, जो कि हमारे संस्कारों को निर्माण करते हैं। उन चीजों में हम बहुत अच्छे होते जाते हैं। तो ये 159 है इसके त्रिकोण। 159 जो है ये हाउसेस धर्मा के हाउस से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने किस तरह के धर्म या अधर्म के काम करे हैं, वो नमाज के त्रिकोण बताते हैं। और वो बताते हैं उन्हीं की वजह से वो किस तरह का जीवन वो भोगने वाला है इस जीवन के अंदर। ये इसके जो नमाज के जो 4 केंद्र भाव होते हैं, यानी पहला, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये मटेरियल हाउसेस को दिखाते हैं। ये व्यक्ति की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाते हैं। अगर ये हाउसेस अच्छे हैं तो ये बताते हैं प्रथम हाउस उसका सेल्फ है, उसकी अच्छी हेल्थ होगी। चतुर्थ हाउस उसका एसेट्स का है, उसकी माता का है। तो साथ में गृह सुख का भी है, सुख का हाउस है, हैप्पीनेस का हाउस है। कितनी हैप्पीनेस वो डिराइव करेगा मटेरियल लाइफ, मटेरियल गेन्स के द्वारा। सप्तम भाव उसके पत्नी का, पति का और उसकी पद प्राप्ति का है। तो वहां पे उसे पति अथवा पत्नी के द्वारा कितना सुख की प्राप्ति होगी मटेरियल टाइम में। तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाती हैं। उसके अलावा चतुर्थ भाव चूंकि सेल्फ एस्टीम, मीटिंग भी पब्लिक एस्टीम है। नमाज का अगर चतुर्थ भाव अच्छा है तो इसका मतलब है उसका जो सेल्फ एस्टीम होगा पब्लिक एस्टीम से मीट करेगा, यानी पब्लिक भी उसको उतने ही ऊपर के लेवल पे मान के चलेगी जितने लेवल पे वो अपने आप को देख रहा है या उसने अचीव किया है। उसी के बाद 7th हाउस उसके लाइफ और बिजनेस पार्टनर का है, दूसरे इनर सर्कल में जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के उनका है। तो ये बताता है कि उसका किस तरह से उसका अच्छा स्वभाव उन सभी लोगों को अपने साथ बात के रखेगा, उसको इज्जत दिलाएगा और उसके द्वारा उनकी भी प्रोग्रेस होगी। अब दसम भाव उसके कर्मा का है, यानी कि लाइवलीहुड का है। तो ये बताता है कि लाइफ में वो किस तरह की चीजें अटेन करेगा, यानी कितना वो लाइफ के अंदर उसका अटेनमेंट क्या होगा। आप अटेनमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? अटेनमेंट का मतलब हो गया कि लाइफ के अंदर उसने अटेन क्या किया, लाइफ में उसने क्या क्या कितना कितना प्राप्त करना है, और प्राप्त किसमें करना है, लाइवलीहुड। ये सारी चीजें दसम भाव से पता चलती है नमाज के। तो जिसने नमाज को सीख लिया समझो कि वो तो मास्टर हो गया, और जिसने नमाज को नहीं सीखा इसका मतलब है कि वो ज्योतिष के फलित में मास्टर नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा तब मैं इसके आगे चलूंगा। फिर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल कुंडली लेके आऊंगा। गुरुजी, अभी आपने बताया कि नमाज इज मोर इम्पोर्टेंट देन बर्थ नेटल चार्ट। तो अगर नेटल चार्ट को ना देख के सबसे पहले नवमांश को ही देख लें तो नहीं उसमें और क्या फर्क आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जो नेटल चार्ट है वो मदर ऑफ ऑल चार्ट है। नेटल चार्ट में देखने से एक व्यक्ति का पोटेंशियल पता चलता है, लेकिन उस पोटेंशियल का एक्चुअल में क्या प्रभाव उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है, कोई आंख बंद करके चाय नहीं पिएगा, पहले चाय को देखेगा, उसका पी के वो बताएगा कि इसमें लिकर कितना है, इसके अंदर एसेंस कितना है टी का, इसके अंदर चीनी कितनी है। तो कहने का मतलब है कि दूर से देख लेने से चाय को कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि ये चाय अच्छी बनी है, गलत बनी है, खराब बनी है, या इस चाय में जो चाय का जो टेस्ट है उसका लिकर टेस्ट जो है, उसका एसेंस है, वो कितना है। वो ये नहीं बता पाएगा उसमें चीनी कितनी है, वो चाय में दूध कितना है, कैसा बनी है। लेकिन जब नमाज का मतलब है जब आपने पीना शुरू,
तब आप बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई कौन कराएगा कि ये चाय है? D1 चाय। D1 तो और नवमंच उसके डिटेलिंग में जाए। जैसे आप जी शोरूम में गए गाड़ी देखी, गाड़ी देखने के बाद में दूर से अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप अंदर बैठ के चलाएंगे नहीं, टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे, यू कैनॉट नो कि उस कार के अंदर स्मूथनेस कितनी है, उसके जो ऑटोमेटिक गियर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, उसमें कितनी खड़खड़ की आवाज है, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा बज रहा है, बहुत सी चीज है। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब एक बार बैठ के चलाने के बाद, एक बार बोनेट को खोल के देखने के बाद, एक बार डिक्की को खोल के देखने के बाद में फूड स्पेस का पता चलेगा। सारी चीजें नौमान जो है वो डिटेल्स में बताता है। लेकिन डिटेल के पहले उस चीज के बारे में देखना बहुत, आप कोई पट्टी बांध दे किसी के आदमी के सिर में और पट्टी बांध के उसको ड्राइवर सीट खोल के ड्राइवर सीट पर बैठा दे और फिर पट्टी खोल दे आप चलाओ, उसे क्या पता चलेगा कार बाहर से कैसे दिखती है, क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब D1 चार्ट को तो देखना ही देख, D1 को देख के ये पता चलता है हमें कि किस तरह का ये चीज है और किस चीज को हम देख रहे हैं, किस भाव को हम समझ रहे हैं। हम सेकंड को समझ रहे हैं, थर्ड को समझ रहे हैं, फोर्थ को समझ रहे हैं, फिफ्थ को समझ रहे हैं, ये सब चीजें तो देखनी होगी। कौन से ग्रह को समझ रहे हैं 9 में से। लेकिन जैसे ही नवमांश में जाएंगे तो हर ग्रह का बलाबल पता चलेगा, हर भाव का बलाबल पता चलेगा, तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि वो भाव किस तरह के रिजल्ट्स देगा। हाँ अंजलि। और सर ये भी होता है ना कि सर इसमें जो हमारा ये है नेटल चार्ट, ये हमें शादी से पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, शादी के बाद आप कह रहे थे, एक बार आपने बताया था नवमांश जैसे जैसे एज बढ़ती है नवमांश ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। ये भी बात है, इसके 4 वेज हैं देखने के, भी मैं आऊंगा डिटेल में तब बताऊंगा मैं। जैसे जैसे सर ये आपने D9 चार्ट का आपने एक लाभ भाव बता रहे थे ना एक सेंटेंस में अभी थोड़ी देर पहले, सो कैन यू रिपीट दैट इफ यू डोंट माइंड? हाँ, जो लाभ भाव, ज्योतिष का एक नियम है कि जो D1 चार्ट है या डिविजनल चार्ट है, सभी चार्ट्स में लाभ भाव में 9 के 9 ग्रह बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन लाभ जो भाव है वो मटेरियल लाइफ में अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन उसका जो स्वामी है, मैंने बताया था कि पतिये है त्रिषडायाम, तीसरा छठा और आय भाव, यानी कि लाभ का भाव, यदा पाप फल प्रदा, ये पाप फल को देने वाला होता है। तो जब उसका लॉर्ड ही पाप फल को देने वाला है, तो उस लॉर्ड के अंदर भी कुछ पाप क्षमताएं होती हैं। तो पाप क्षमताएं किन चीजों में निकलती है? उसकी पाप क्षमताएं निकलती हैं हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो ये, तो कई बार जैसे मेरे क्लाइंट हैं जिनके की 4 ग्रह 11th हाउस में है, तो वो जो है 500 करोड़ की कंपनी के MD है, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इंसुलिन पे हैं, उनका जो है एक बार स्टंट पड़ चुका है, उनको पाँव में, घुटनों में, सब जगह आर्थराइटिस है, उसकी तकलीफ है। तो हेल्थ को लेकर पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो कहने का मतलब है रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर उन 4 ग्रहों ने अपने अपने सिग्निफिकेशंस में, जैसे सूर्य है तो सूर्य हड्डियों का कारक है, तो हड्डियों को लेके प्रॉब्लम दी है। शुक्र बैठा है तो शुक्र ने पत्नी को लेके प्रॉब्लम दी है और बिटिया को लेके प्रॉब्लम दी है। और इसके अलावा वहाँ पे बुध बैठा है, तो बुध से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स आती है, स्प्लीन की प्रॉब्लम आती है, और किडनी के स्टोन्स वगैरह, जितने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स वगैरह हैं, वो भी हम बुध से देखते हैं, तो स्टोन्स की प्रॉब्लम। तो जो जो प्रॉब्लम, जो जो ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों से संबंधित प्रॉब्लम्स को वो देते हैं। चौथा ग्रह उनका गुरु है, तो गुरु के बैठने से उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मेटाबॉलिज्म की भी है, और गुरु और शुक्र के बैठने से डायबिटीज भी है, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इसका सर मतलब है, और लाभ एक भाव क्वेश्चन 11वां है। भाव हो गया ना, हैं? 11वां भाव हो गया ना लाभ भाव। हाँ 11वां लाभ भाव। एक मिनट नेहा, ये पूछ रही है अंजलि। सर जैसे कि लोग बहुत आजकल बोलते हैं पास्ट लाइफ कर्मों के वजह से आपके साथ खराब हो रहा है, कार्मिक बिजनेस है, कार्मिक अकाउंट है, जैसे वैदिक में 9th हाउस से पास्ट लाइफ को देखते हैं। सो क्या ये बहुत ज्यादा वैलिड है कि 9th हाउस हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को बताता है? इज इट रियलिस्टिक सर? पूर्व पुण्यास जो देखे जाते हैं वो पंचम से,
त्रिकोण के भाव क्यों स्टडी किए जाते हैं? पंचम भाव पूर्व पुन्यास का बताता है, और जो हमारे जो आगामी कर्मास हैं वो 9th से होते हैं। लेकिन यही चीज उलट हो जाती है देशकांड में। जब डिविजनल चार्ट देशकांड को हम देखते हैं तो 9th हाउस से पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, और 5th हाउस से हमारे प्रेजेंट लाइफ कर्मास व्हिच आर गोइंग टू इफेक्ट दी फ्यूचर, वो दिखाई देते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात है कि धर्मा का भाव है, फॉर्चून का भाव है, रिलीजन का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। 9th हाउस का ये एक्सटेंशन है। तो अंजलि, मैंने क्या बताया था कि इसमें इसे नवमांशा को भाग्यांशा भी कहते हैं, मतलब भाग्य का एक अंश है। और चूंकि ये उसका लाभ है इसलिए 7th हाउस के बारे में बताता है। आप कहाँ से आता है? 11th से। 9th का 11th कहाँ पड़ेगा? 7th हाउस में। ये सर अगर एक मेन लगन में एक अगर राशि जो फर्स्ट हाउस का जो राशि है वो अगर डुअल साइन हो गया और अगर D9 में फिक्स साइन हो गया, तब तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखाएगा पर्सनालिटी में एक आदमी। हाँ, वो कभी वो लेट आएगा तो कभी बहुत ज्यादा लेट आएगा। सर कंट्रास्टिंग आपकी बात नहीं है। कभी वो लेट आएगा तो कभी ज्यादा ही लेट आ जाएगा। मतलब सर फिक्स ये साइन है, सेकंड भाव, लेकिन एक बात, फिक्स साइन का ज्यादा प्रभाव होगा। ये है कि अंजलि हमेशा लेट आएगी, ये मानो। सर मैं आज ही सर लेट हुई हूँ, मैं तो 7:30 बजे आ जाती हूँ आपका गाना सुनने के लिए। गाना मैं नहीं गाता, भजन होता है भजन। स्टूडेंट के बल, सर स्टूडेंट्स भजन के सुनने बेनिफिट के के लिए। लिए, स्टूडेंट्स के सर बेनिफिट के ये लिए। सेकंड हाउस जो है लाभ भाव, ये नवमांशा में और D1 में सेम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब सेम चीजों को शो हाँ, करता है। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं भावों के वो D1 और D9 में सेम है, बिल्कुल सेम है। तो सर इसमें मतलब अगर कोई पाप ग्रह आ जाए शुभ ग्रह के साथ हाँ, तो क्या तो होगा तो सोच के अगर देखो, D1 अगर में? हाँ, तो सोच के देखो कि एक बड़ा अच्छा सा कुत्ता पाल लिया, उसने कुत्ते ने काट दिया, तो क्या हुआ? कुत्ते के आने से भी खुशी भी क्योंकि सेल भी बढ़ी, और उसने जो है बेचने वाले को कुत्ते ने काट लिया। तो तो सर दोनों चार्ट्स में अलग अलग अगर भाव अलग अलग पाप ग्रह अलग अलग शुभ ग्रह बैठे हैं तो किसको देख के हम ज्यादा उसको कर सकते हैं, नवमांश D9 को? को, नवमांश को ज्यादा देखा जाता सर है। नवमांश को परसेंटेज कितना होगा? लाइक हम हमारे मेन नेटल चार्ट को कंसीडर करेंगे कि D9 को करेंगे अगर परसेंटेज वाइज देखना हो? सर बिफोर 30 क्या नेटल चार्ट और आफ्टर 30 D9? ऐसा है, नहीं, ऐसा है कि बचपन से ही नवमांशा चार्ट में जिस समय भावों का और ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, वो तो एक बच्चे की कुंडली में भी भावों का और ग्रहों का बलाबल 100% नवमांशा ही बताए पहली। तो लेकिन क्या होता है, नवमांशा चार्ट को एक इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में भी स्टडी किया जाता है एडवांसिंग एज में। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ने लगती है, तो फिर वो एडवांसिंग एज में नवमांश चार्ट ज्यादा हमारे ऊपर लागू होने लगता है। बट सर दूसरा जैसे मैंने दूसरा मैंने बताया, दशाओं को स्टडी करते समय जो महादशा होती है उसको D1 में देखते हैं, और जो अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर है, प्राण अंतर है, उसको नवमांश से देखा है। जैसे लाइक हमने तो लाइक 1,00,000 बार ही पढ़ा है कि फर्स्ट हाउस जो है मतलब ट्रम्प कार्ड है, आपने कई बार बोला है, दैट इज हाँ, अ हाँ, कंप्लीट न्यू हाँ, कॉन्सेप्ट। नवमांश का जो फर्स्ट हाउस है, एसेंडेंट है, तभी तो डिविजनल चार्ट का जो मैंने कल कराया था, 18वीं क्लास में कराया था जी लास्ट फ्राइडे, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो बाकी चीजों को देखा जाता है तो साथ में नवमांश के लगन के स्वामी को भी बाकी डिविजनल चार्ट्स में देखा जाता है। यानी D1 चार्ट के असेंडेंट को भी देखा जाता है, और नवमांश के D9 के असेंडेंट के लॉर्ड को भी सभी डिविजनल चार्ट में इज्जत दी जाती है, देखा जाता है। तो ओके ये सर। ट्रम्प कार्ड उसका भी होता है। सर आप मुझे इसका फलित का बताइए, कैसे कर सकते हैं इसका फलित, किससे देखेंगे, नवमांश से या D1 से? देखो, गुरुजी, अंजलि एक बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे लग रही है कि ये फर्स्ट हाउस को ही ट्रम्प कार्ड समझ रही है, हालांकि नहीं लग्नेश ट्रम्प लॉर्ड कार्ड लॉर्ड। होता है। हाँ हाँ फर्स्ट कार्ड का बताइए। लॉर्ड, फर्स्ट कार्ड का लॉर्ड। लॉर्ड लॉर्ड। हाँ, देन इट इज करेक्ट। ओके।
अच्छा, तृप्ति, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे एक हॉरोस्कोप निकालनी होगी, तो वो जी। हॉरोस्कोप शेयर करता हूँ मैं। सर मुझे उससे ये पहले एक चीज पूछनी थी हाँ कि नेहा बोलिए। कि सर जैसे आपने बताया, मैंने जैसे कुछ पूछती थी आपसे कभी क्वेश्चंस कि 7th हाउस में शुक्र बुध बैठे हैं, तो आप तो उस अकॉर्डिंग सही बताते थे, वो सही निकलता भी था, तो वो तो नेटल चार्ट से था। नवमांश का तो मैंने बताया नहीं, तो फिर सर वो तो उसका भी सही बता रहे थे आप, तो फिर मतलब फिर नवमांश का क्या रोल रहेगा? नवमांश का रोल जो है ना, वो जैसे मैंने बताया नेहा, कुछ बातें ऐसी हैं हम लोग जीवन में ना, हम बहुत सी बातें जो हैं हम मास्किंग के साथ करते हैं। मास्किंग का मतलब है, जैसे नेहा हम लोग अपने घर से निकलते हैं, अपने घर में तो हम चाहे उसमें जो पैजामा कुर्ता में बैठे हों, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल कूम्ड होते हैं। हो सकता है घर में तो हमारी बीवी ने हमारा बाल खींचे हों, तो बाल सारे खड़े हों, लेकिन हम बाहर निकलेंगे तो कंघी करके निकलेंगे, किसी पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कि बीवी ने बाल खींचे थे। तो बाहर है ना, बाहर की दुनिया के साथ हम मास्किंग करते हैं, और कभी कभी क्या है, मास्किंग हम करने को अलाउ भी करते हैं। जैसे एक लड़की की शादी हो गई, अब शादी होने के बाद उसके माता पिता घर आए, सपोज उसके ससुराल वाले उसको नहीं अच्छा ट्रीट करते, और वो नहीं चाहती झगड़ा हो, नहीं चाहती उसके माता पिता को दुख, तो वो उनके सामने भी माताजी करेगी, पिताजी पिताजी करेगी, और वो कहेगी मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो मास्किंग हमारी होती है, नवमांश चार्ट हमारी मास्किंग को गिरा देता है। ये जो हमारा हिजाब है उसको गिरा देता है नवमांश। तभी तो मैंने कहा कि विद इन दी फोर वॉल्स, विद इन दी फोर वॉल्स का मतलब है, नवमांश क्या है, पति पत्नी का चार्ट है, तो विद इन द फोर वॉल्स हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं एक ऐसे क्लाइंट को अपने जानता हूँ जो पत्नी और बच्चों के साथ बहुत अच्छा मेरे सामने बिहेव करते थे, लेकिन जब वो वॉशरूम गए तो उनकी पत्नी ने कहा ये बच्चों को बहुत घर के अंदर बहुत पीटते हैं, तो उनके बच्चे इनसे बहुत डरते हैं और अगर मैं बीच में बोल जाऊं तो ये मुझे भी थप्पड़ लगा देते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आदमी ब्लू वाइट कॉलर जॉब में है और मल्टीनेशनल में काम करता है, और वो हाथ चलाता है अपने बच्चों पे, और बच्चे भी बड़े हैं, 7-8 साल 10 साल के ऐसे बच्चे हैं। अपनी पे हाथ चलाना बहुत बड़ी बात है, ये एक तरह का गुनाह है। ये मतलब ये आप समझिए, एक व्यक्ति जो बड़ी निकृष्ट अपनी स्थितियों में होता है, वही अपनी पत्नी पे या पति पे हाथ चला सकता है। जैसे स्टूडेंट्स में होता है, बहुत निकृष्ट जो स्टूडेंट होते हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद एक लाइन भी नहीं लिखते। पहली क्लास में सिर्फ प्रकाश चंद पांडे जी ने लिखा था, बाकी सारे के सारे सॉफ्टी खाने में लग गए, आइसक्रीम खाने में लग गए, उन्होंने कहा भाड़ में जाए क्लास। जबकि सबसे अच्छी क्लास थी वो डिविजनल चार्ट की। उसके बारे में विशाल तुलसियान साहब ने मुझे पर्सनली फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये क्लास बहुत मार्वलस क्लास हुई, इस तरह की डिविजनल चार्ट की क्लास हमने नहीं कभी देखी पढ़ी। सर मैंने आप जो अभी क्लास करा रहे हैं, हम 2.5 साल से कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कोई क्यों नहीं समझाया। मतलब ये खाली डिविजनल वाला नहीं, आपका जो 14-15 से चालू है, हम 4-5 बार सुन लिए सब क्लास मिला मिला, और उसका नोट्स भी बना लिए थे, क्योंकि हमको कहीं मिला ही नहीं होती। उसका एक कारण है कि मेरा जो ध्येय रहता है ना, टीचर्स प्रोड्यूस करने का होता है। आई वॉन्ट माई कॉम्पिटिटर्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस। इस क्लास में अगर मैं अपना कॉम्पिटिटर प्रोड्यूस करने का ही मेरा ध्येय रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे टक्कर के लोग आए, ऐसे लोग आए जो कि इस ज्योतिष का प्रसार प्रस्तार करें और करेक्ट वे में करें। तो चूंकि वो ध्येय रहता है, इसलिए नॉलेज को पूरा विस्तार के साथ बताने की कोशिश करो। ये देखिए, मुझसे पढ़ने के बाद भी ना आपको किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी, मुझसे पढ़ने के बाद भी ये आपका ना अनएंडिंग है। जैसे प्रदीप जल्ला साहब ने लास्ट टाइम कहा कि ये ओशन है, इट इज एन ओशन, यू हैव एक्चुअली एंटर्ड एन ओशन ऑफ नॉलेज। तो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा आगे भी, लेकिन अगर एक शिक्षक ने आपको अच्छी तरह गाइड कर दिया तो वो हमेशा हर चीज को अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके आए। ये सर इसमें और जो किस प्लैनेट्स के बारे में आप बताएं,
वो थोड़ा डिटेल में बताने से क्या हम लोग प्रेडिक्शन बहुत तरीका से कर पाएंगे। हाँ, मैंने जो प्लैनेट्स का ना डबल बताया था, 2 बार बताया था और उसको बहुत डिटेल में बताया। उसी तरह असेंडेंट की क्वालिटीज भी मैंने 2 बार बताई, बहुत डिटेल्स में बताई। उसका कारण था कि लगन की जो क्वालिटीज होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट होती हैं। वो D1 के लगन से देखी जाती हैं, लेकिन साथ में D9 का लगन उसको चेंज कर देता, उसमें थोड़े चेंजेस लेके आ जाता। इसमें अब एक मैं चीज जो बहुत सर, एक चीज इसमें जो बहुत बड़ा चीज है जो मतलब कुंडली देखते हुए समझ में आया कि कौन सा प्लैनेट कहाँ जाता है। आप ये तो बता दिए वो क्या होगा, मतलब भाव इम्प्रूव करेगा या प्लैनेट इम्प्रूव करेगा, ये समझ में तो आ गया, लेकिन वो प्रिडिक्शन कहाँ से करेगा कि उसके संग होगा क्या, ये वो अभी भी हम देखा कि वो नौमान ये से समझ। अच्छा वो नौमान। नौमान से अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुंडली रख रहा हूँ। उस कुंडली को डॉक्टर संजीव कोकल साहब, आपने कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम पसंद करते हैं कि लोग पूछें। जरूर सर। आप तो वैसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा जो उन्होंने बोला कि नवांश जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नवांश का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ता जाता है। तो मेरे को जो पीछे मतलब याद आता है कि अबाउट मेरे ख्याल से 30 या 35 साल की एज होती है जब नवांश का जो इफेक्ट होता है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, तो कह रहे हैं आप। इसमें कोई मतलब जैसे ठीक है 30 के बाद 35 के बाद बढ़ जाता है, बट उसका रिलेशन शादी से ही होता है या अगर किसी ने शादी नहीं की तो भी बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अगर शादी नहीं की तो 30 वर्ष के बाद बढ़ेगा, लेकिन अगर शादी सपोज उसकी 19 साल में होगी तो फिर जैसे पहले हो जाती थी अर्ली शादी, तो नमाज चूंकि पति के लिए पत्नी के लिए दिखा जाता है, तो उसका होता है नमाज का प्रभाव उसके जीवन में दृष्टिगोचर होगा। आप ये समझिए, जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन जो है उस घटना से संबंधित होता है। जैसे दशमांता है किसी का, स्टूडेंट है तो उसका दशमांता उसके जॉब के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन सपोज अगर वो पिता के साथ में 18 साल की उम्र से उसके पिता ने उसको जो है वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और एक नई यूनिट का इंचार्ज बना दिया, तो उसका दशमांता वहीं से लागू हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे सिबलिंग पैदा होते हैं तो आपका दृष्टिकांत चार्ट इमीडिएटली लागू हो जाता है, यंगर सिबलिंग्स हो जाते हैं हमारे। तो ये हमेशा कॉमन सेंस पे चलता है। विवाह का चूंकि ये चार्ट है, तो जैसे ही विवाह होगा तो ये एक्टिव पॉइंट हो जाएगा, फिर नौमांचा उसके ऊपर लागू होने लगेगा। ये थैंक यू सर। जैसे जैसे एज बढ़ेगी शादी के, सपोज 10-12 साल हो जाए तो वैसे वैसे नवमांशा का प्रभाव बढ़ता जाए। हाँ, नौमांचा का प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि नेहा अगर दबंग है तो नेहा के नौमांच का प्रभाव उसके पति पे पड़ेगा, और अगर हस्बैंड दबंग है तो हस्बैंड के नमाज का प्रभाव नेहा पे पड़ेगा। तो उसमें रोज जो है हस्बैंड के साथ में पंजा लड़ा लेना, तो उससे तो पता सर ये चल जो जाएगा। 18-20 साल के बच्चे का अगर देखना हो तो फिर वो नवमांश नहीं देखेंगे हम? क्यों नहीं देखेंगे? मैंने कहा ना कि ग्रहों का बलाबल, भावों का बलाबल तो 0 साल का जो बच्चा है, मतलब ए चाइल्ड ऑफ 1 मंथ, उसके भी प्लैनेट्स में क्या दम है। जैसे कहने का मतलब है, एक चंद्रमा है किसी का बच्चे का, और चंद्रमा नमाज में पिट गया, मतलब दुख भाव में चला गया और नीच का हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस बच्चे को निमोनिया होने के चांस है बचपन में ही। चंद्रमा उसका पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है तो उसकी मदर को भी तकलीफ होगी, उसकी मदर का सी सेक्शन होगा। चंद्रमा अगर बच्चे का चंद्रमा नमाज में पीड़ित है तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हुआ नहीं पता चलेगा, उसमें सी सेक्शन होगा, उसकी मदर को टाँके कटेंगे, जब तक डांट सूचर्स वगैरह कटेंगे तब तक तकलीफ होगी। उसी प्रकार से उस बच्चे को भी निमोनिया होने का, टाइफाइड होने का और वाटरबॉर्न डिजीजेस होने का खतरा बनेगा। वाटरबॉर्न डिजीजेस क्या है? जैसे डायरिया। चंद्रमा क्या है? वाटरबॉर्न डिजीजेस को देने वाला। जितने भी वायरल्स होते हैं वो चंद्रमा से आते हैं, तो उसको वायरल होगा। ये
सर ये जो लग्न होता है सर, अगर लग्न दोनों चार्टों में चार्ट्स में अलग अलग हो तो कौन सी चार्ट ज्यादा बंदे के ऊपर में वो करेगी? अगर एक में लग्न 9th है, एक में 3rd है, तो मतलब कैसे इसको समझेंगे हम? कौन सा लग्न पकड़े जो ज्यादा स्ट्रांग हो? ओफो तृप्ति, आप इतने क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे हिसाब से आपके वहाँ कोई डॉग वाला अपने लिए अपने डॉग के लिए फीड लेने आता होगा, तो आप डॉग की तो कुंडली बना लेते होगे। बिल्कुल इतना सर। पूछ लेते होगे, इतना पूछते होगे कि वो सर भाग इसलिए वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाके मेरे पास आ जाते हैं पूछने के लिए। अच्छा, प्रश्न क्या था, इसको दोबारा रिपीट करो। सर मैं ये पूछती हूँ कि जैसे मेरा ये 9th का वो है, D1 में लग्न है आपका, और नवमांश में मेरा बुध का लग्न है, तो मतलब मैं किसको पकड़ूं फिर? और नवमांश में मेरे बुध में बुध ही बैठे हुए हैं नवमांश ऐसा में। है, देखो, ऐसा ऐसा है, ये समझने की जरूरत है कि जो कन्या लगन की कुंडली है, तो कन्या लगन का पूरा पूरा असर जो है वो D1 चार्ट होने की वजह से उसका पूरा इफेक्ट तो पड़ेगा तृप्ति पे। लेकिन तृप्ति की जैसे जैसे एडवांस लाइफ होगी, वैसे वैसे तृप्ति का जो रुझान होगा वो धनु की तरफ हो जाएगा। तो धनु वाला जो रुझान क्या होता है? एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट नॉलेजेस, लैंग्वेजेस, लोगों को हेल्प करना, लोगों को जो है एडवाइजेस देना, लेकिन अपनी गलती नहीं मानना। कहने का मतलब है, किसी ने दवाई मांगी है, तुमने उठा के उसको रेड क्लियर दे दिया, तो ये मानोगे नहीं कि मैंने रेड क्लियर डॉग के लिए दिया था। पर तो मजाक की बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि धनु वाला जो रुझान है बढ़ जाता है। धनु लगन वाले कैसे होते हैं? धनु का क्या है? एक हॉर्स है पीछे, और आगे एक आदमी है, उसके हाथ में बो एंड एरो है। तो वो एक्चुअली फोर्जिंग है। वो कहने का मतलब डेवलपमेंटल, प्रोग्रेसिव एंड एडवांस साइन माना जाता है, क्योंकि हॉर्स इज अ रनिंग। और वो जो बो है ना, बो इज इंडिकेटिव ऑफ हिज फोकस अप्रोच। बट बीइंग ए मैन बिहाइंड इट, man is always considered to be assimilating different kind of knowledge. Man is the only one who knows too many things. मतलब जितने भी हमारे मैमल्स हैं या होमो सैपियंस हैं, उनमें मैन एक ऐसा मैमल है जो कि खाना भी पका लेता है, गाने भी गा लेता है, कविताएं भी लिख लेता है, और न्यूज़पेपर भी देख लेता है, और न्यूज़ भी देखता है। यानी मैमल्स में वैसे तो डॉल्फिन भी जो है बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है, लेकिन डॉल्फिन सिर्फ डांस कर सकती है और इससे ज्यादा नहीं कर सकती। शी कैन प्ले ऑल वंस ट्रेन्ड। लेकिन जो जितना भी एनिमल किंगडम है, उनमें चाहे वहां से शुरू करें, बर्ड्स वगैरह से शुरू करें, फिर हम एम्फीबियंस में आए, फिर हम उसमें आए, रेप्टाइल्स में आए, रेप्टाइल्स के बाद हम मैमल्स में आए। तो मैमल्स में जितने भी ये दूध देने वाले और बच्चे देने वाले हैं, चाहे वो मंकीज हों, चिंपैंजीज हों, ये हों, या ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन सबसे सुपीरियर है। और सुपीरियर होकर ये जो एरो दिखाते हैं ना, एरो इज ए फोकस अप्रोच, एरो इज ए हंटिंग। हंटिंग का मतलब है इट वांट्स टू हंट न्यू नॉलेजेस। दूसरा, वो चूंकि आदमी है, तो आदमी नॉलेज को डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नॉलेज पे सिमुलेट करता है। दैट इज व्हाई अ पर्सन इज नोन बाय many faculties. He could be a good communicator, he could also be a good orator, he could also be a good writer, he could also be a good singer, he could also be a good pianist, he could be a good instrumental music player, and so many things he can do. तो ये जो है ना, धनु का जो साइन होता है, ये अकल्ट साइंसेस के लिए भी अच्छा माना जाता है और डिफरेंट नॉलेजेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो अब ये धनु लागू होना चाहिए। लेकिन धनु वाले जो है ना, थोड़ा शैबी होते हैं, मतलब दे आर नॉट सो मेथोडिकल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन जो कि लगन का चार्ट जो है वो कन्या है ना, तो कन्या के जो लोग होते हैं, सर जेमिनी है। जेमिनी है, तो जेमिनी वाले बहुत सोशल होते हैं। दे आर वेरी सोशल एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट हस्बैंड, विदाउट फैमिली मेंबर्स। दे केयर a lot for their friends as well as their outreach उनकी होती है बहुत, to help out
किसी को भी हेल्प करना हो, एक्स्ट्रा माइल्स जाके हेल्प करते हैं, बट बड़ी जल्दी फ्रजाइल बहुत होते हैं। जी सर। बहरहाल चले हम कुंडली पे चलते हैं, बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं, टू मेनी ऑफ देम। गो नाउ वन प्रैक्टिकल एग्जाम। ये सब एक सज्जन की कुंडली है जो कि आईएएस अधिकारी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत अचीव किया है। ये कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है नवमांश के अंदर। नवमांशा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कौन प्लैनेट उसी राशि में बैठा है। जो प्लैनेट यहाँ भी उसी राशि में बैठा है, यहाँ भी उसी राशि में बैठा है, उसको हम बोलते हैं वर्गोत्तम। वर्गों में उत्तम प्लैनेट, उसे बहुत हाईली पोटेंट माना जाता है, उसे बहुत पावरफुल माना जाता है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ सूर्य है सिंह राशि का, शुक्र है सिंह राशि का, नवमांश में भी सूर्य है सिंह राशि का, शुक्र है सिंह राशि का। तो ये दोनों के दोनों प्लैनेट सूर्य और शुक्र वर्गोत्तम हो गए। अब इसके बाद देखो वर्गोत्तम और कौन सा हुआ, वर्गोत्तम मंगल है 6 नंबर का, यानी कि वर्गों का, यहाँ पे भी मंगल है वर्गों का, तो मंगल भी वर्गोत्तम हो गया। अब चंद्रमा को देख, चंद्रमा है मकर का, कैप्रिकॉर्न का, यहाँ पे भी चंद्रमा कैप्रिकॉर्न का है, तो भी वर्गोत्तम हो गया। जो वर्गोत्तम प्लैनेट्स होते हैं, दे बिहेव ऑलमोस्ट लाइक एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स। वो इतना ही अच्छे प्रभाव छोड़ते हैं जितना कि उच्च के ग्रह देते हैं। अब नवमांश में क्या होता है, सबसे पहले जब नवमांश देखा जाता है तो नवमांश को स्टडी भाव कनेक्टिविटी से किया जाता है। भाव कनेक्टिविटी देखो, इसमें लगन है, यहाँ पे लगन कहाँ चला गया है, 12th हाउस में। तो इसका मतलब लगन के 12th हाउस में जाने का मतलब क्या है, कैसे व्यक्ति को 12th से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 12th हाउस क्या, फॉरेन का है, बच्चे इनके फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं, इनको फॉरेन के बहुत से ट्रिप गवर्नमेंट ने दिए हैं। इसके अलावा आज ये फॉरेन में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो फॉरेन का हाउस इनका काफी एक्टिवेटेड है। अब जो इनका दूसरा हाउस है वो है कुंभ लगन। दूसरे हाउस से हम वेल्थ देखते हैं, परिवार देखते हैं, दूसरा हाउस इनका लगन पे आ जाता है। तो लगन पे जो भी हाउस आता है वो बहुत पावरफुल माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनका धन की स्थिति, वाणी की स्थिति, वो सब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और वहां पे गुरु जैसे प्लैनेट बैठे, प्लैनेट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी भाव की कनेक्टिविटी की बात करता हूँ। अब ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है। तो थर्ड हाउस हमारे एंटरप्राइजिंग होने का है, कोई भी इनिशिएटिव लेने का है, मेहनत का है। और थर्ड हाउस से हमको ये पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना इनिशिएटिव लेता है। अब ये थर्ड हाउस इनका सेकंड में आ गया, तो उसका मतलब परिवार को लेकर, धन को लेकर, वेल्थ को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर ये इनका इनिशिएटिव अच्छा होगा। अब जो इनका सुख का भाव है वो है, मंगल की राशि एरीज है, सुख वाला इनके थर्ड में चला गया, तो थोड़ा सुख में कमी करता है वो, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, हमारा एग्रेशन का है, हमारे एफर्ट्स का है, पुरुषार्थ का है, मेहनत मशक्कत का है। तो सभी लोग जानते हैं आईएएस ऑफिसर्स को सुख थोड़ा कम मिलता है, जॉब को लेकर उनको काम बहुत करना पड़ता है। ये एक्टिविटी का भाव है, पुरुषार्थ का, पुरुषार्थ का मतलब हार्ड वर्क का। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इनका जो पंचम भाव है, जहाँ से संतान को देखते हैं, पंचम इनका सुख में आ गया, तो एजुकेशन को लेके इनको सुख मिला। ये पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे आईएएस में निकलने के पहले, फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी किया, तो ये काफ़ी इकोनॉमिक्स में भी रहे, ऑन सेंट्रल डेपुटेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह में रहे। ये सुख में चला गया, संतान को लेके भी इनको बहुत सुख मिला। इनके बच्चे जो है येल से और बर्कले से पढ़े हैं, तो बच्चों को लेके सुख भी मिल रहा है। और इनका जो छठा भाव है, छठा भाव क्या होता है, झगड़े झंझट का होता है, कॉम्पिटिटर राइवल्स का होता है। कॉम्पिटिटर राइवल्स को ये कहाँ से हराएंगे, पंचम से। पंचम क्या है, मैनेजमेंट का, पंचम है दिमाग का, पंचम पंचम भाव है एजुकेशन का, पंचम हमारे पूर्व पुण्य का, यानी कि पूर्व पुण्य की वजह से आईएएस बने। और लोगों को जो डिफीट कर रहे हैं वो अपनी एजुकेशन और अपने दिमाग से कर रहे हैं। अब जैसे पत्नी का भाव है, वो इनका 4 नंबर है, वो कहाँ पे कनेक्ट हो गया, छठे से। छठे से कनेक्ट हो गया तो वाइफ डॉक्टर हैं, खुद आईएएस हैं,
दोनों के दोनों का जो है 18 घंटे का समय है तो काम करने का, तो पति और पत्नी के बीच में कहाँ मुलाकात हो पाती है ये। अब इनका जो अष्टम भाव है, जो आयु का है, मृत्यु का है, साथ में अष्टम भाव से हम सडन गेन सडन लॉसेस देखते हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव से हम अध्यात्म भी देखते हैं। अष्टम भाव से हम देखते हैं एक व्यक्ति का प्रारब्ध का मतलब जो उसने भोगना है। तो ये अष्टम का सप्तम में चला गया। सप्तम पद प्राप्ति का भाव है, यानी दसम से दसम होने की वजह से पद प्राप्ति का भाव है। तो वहां पे सूर्य शुक्र वर्गोत्तम आ गए, तो पद प्राप्ति में सडन गेन हो गया, उठा के ले गए, चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का बना दिया वो समय। अभी इसमें इनका जो 9th है, जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, वो अष्टम में चला गया। 9th का अष्टम में जाने से क्या होता है कि वो सडन गेन सडन लॉसेस का भाव है, यानी सडन ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो ऐसी स्थितियां इनको जरूर जॉब में मिली होंगी। इसीलिए आईएएस का जो जॉब है वो म्यूजिकल चेयर का माना जाता है। तो इन्होंने बहुत सा कई बार काम करते हुए इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई मंत्री नाराज हो गया, एमएलए नाराज हो गया, कॉर्पोरेटर नाराज हो गया, तो ट्रांसफर हो गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये सब हमको इनके बारे में नहीं मालूम है। अब इनका दसम भाव है लाइवलीहुड का, वो कहाँ चला गया? भाग्य पे। तो उसका मतलब इनको भाग्य से, दसम का मतलब होता है राज सिंह, राज ऑर्डर्स, मतलब राजाओं के करीब होना, और राजा से राजतंत्र से संबंधित होना, अथॉरिटी में आना, पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी, अथॉरिटी 10th से देखी जाती है। साथ में लाइवलीहुड या आजीविका देखी जाती है। वो 9th में आ गया भाग्य भाव में, तो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जो इनका भाग्य भाव है, यानी लाभ का भाव है, सॉरी, जो लाभ का भाव है उनके 10 में आ गया। तो उनको लाभ की स्थितियां कहाँ से पैदा होगी? और ये जो लाभ का जो भाव होता है, इसी भाव से हम ये भी देखते हैं कि आप किस तरह की सोसाइटी में मूव करते हैं, आपको कैसे लोग जो है मिलते हैं, किस तरह के एलीट क्लास के साथ में आप रहते हैं, किस तरह की बड़ी गाड़ियां आपको मिलती हैं, किस तरह के बड़े मकान मिलते हैं, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, बड़े टीवी और सब सुख सुविधाएं, ये दसम में आ गया। तो ये सारी चीजें इनको कहाँ से मिल रही हैं? उसी लाइवलीहुड से, जॉब से, गवर्नमेंट से, सरकार से। अब इनका जो खर्चे का जो भाव है वो लाभ में आ गया है यहाँ पे। तो उसका मतलब है खर्चे का भाव जब लाइफ में आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति वही चीजें खर्च करेगा जो लाभ से आएंगी, यानी कहने का मतलब या इन्वेस्टमेंट्स करेगा ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है 12। इन्वेस्टमेंट जो है वो लाभ की स्थितियों में लेके जाएगा। तो ये इस तरीके से भाव की कनेक्टिविटीज को देखा जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। भाव कनेक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की चीज है। एक बार भाव की कनेक्टिविटी समझ में आ जाती है तो उसके बाद इसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। मैं इसको ना इतनी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा कि आज आप एक बात को समझ लो बस। वो बात आपको मैंने बता दी वर्गोत्तम प्लैनेट्स की। अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो भी ग्रह वर्गोत्तम का मतलब उसी राशि में होगा, यहाँ भी उस राशि में होगा, वर्गोत्तम होगा, उच्च कैसे प्रभाव देगा। सूर्य शुक्र वर्गोत्तम में 5 नंबर में है, यानी सिंह राशि का है, यहाँ पे भी सिंह राशि का है। चंद्रमा मकर का है, यहाँ भी मकर का है। मंगल यहाँ पे कन्या का है, तो यहाँ भी कन्या का है। तो 4 ग्रह वर्गोत्तम हो गए, ये अपने आप में बहुत पावरफुल हो गए। गुरु जैसा प्लेनेट जो है इसमें लगन पे आ गया, ये अपने आप में बहुत अच्छा हो गया। बुध दिन का जो है मेष में आया है। तो इसके बाद जो और चीजें देखी जाती है कि कोई ग्रह यहाँ उच्च का है कि नहीं है, तो यहाँ पे उच्च का कोई ग्रह नहीं है। उच्च का ग्रह जो है अगर होता तो और भी बढ़िया प्रभावों को दिखाता है। यहाँ पे ये समझ लेने की आज आवश्यकता है। यहीं पे हम क्लास को रोकेंगे। वन में मरकरी है, D1 में 9th हाउस में मरकरी उच्च का है। D1 में 9th हाउस में मरकरी उच्च का है, लेकिन मरकरी जो है वहां पे मेष का है। हाँ, वो D9 में तो पिट गया। D9 में 3rd में चला गया। D9 में 3rd में चला गया तो इनको राइटिंग कैपेबिलिटी दे दी ना, उससे बोलने की कैपेबिलिटी दे दी। आप तो इन ऑफिसर से आप मिल भी चुके हैं, आप जानते हैं बोलने में बहुत सॉफ्ट है, बहुत
मरकरी जैसा प्लैनेट बहुत सॉफ्ट बोलने वाला बताता है, अच्छा बोलने वाला बताता है, और कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं बड़ा मोहिल स्वभाव से बोलते हैं। ये हमेशा जो भी बोलते हैं वो बोलते बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अब जो है मेरे सामने एक फास्ट बॉलर प्रश्न रखने के लिए आ रही है। मैं पिच पे जरा ठीक से बैठ जाऊं, खड़ा हो जाऊं। हाँ सर आपने बोला ना एक इसी हॉरोस्कोप को अगर आप थोड़ा सा ये टेंडेंसी लॉ की तरफ से थोड़ा सा एनालाइज कर दें तो और बेटर वे में समझ आएगा। जिस तरह गुड प्लैनेट इन गुड भाव, बैड प्लैनेट इन बैड भाव, वो जो टेंडेंसी के 4 लॉ थे कि भाई गुड प्लैनेट इन गुड भाव, गुड प्लैनेट इन बैड भाव, बैड प्लैनेट इन गुड भाव एंड बोथ बैड। कैसा है जगदीश सेन साहब, इसको हम ना पहले नवमांशा को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जापानीज की उतनी लंबी उम्र क्यों होती है? क्योंकि जापानीज की में जब खाना सर्व होता है ना, जैसे वहाँ सूप सर्व होगा, कुछ और सर्व नहीं होता, सिर्फ सूप सर्व होगा। जिस समय उनके फिशेस सर्व होती हैं तो कुछ और सर्व नहीं होता। वो एक चीज को ना बहुत एंजॉय करते हुए खाते हैं, एक चीज को खाते हैं 126 साल तक जीवित रहते हैं। आप एक बात को समझिए कि अभी ना हम नवमांशा पे आए हुए हैं, और ये गुड प्लैनेट बैड प्लैनेट जो है ये पिछली वाली क्लास का है, लेकिन मैं इनकी हॉरोस्कोप में नवमांशा समाप्त करने के बाद में डेफिनेट, लेकिन मैं सिस्टमेटिकली करूंगा। अभी अगर मैं इस पे आ गया ना तो क्या होगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों को अभी ना, आज मैंने 4 नियम होते हैं नवमांश को देखने के, उसका पहला नियम बताया है, जिस नियम को ये लोग अपनी कुंडली में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो वही एकदम आपने इतनी जल्दी बताया, हमें वही इतना जल्दी समझ नहीं आया। और टेनेंसी तो एकदम सर अगर किसी की कुंडली में ये एक फर्स्ट नेम हो ही ना तो फिर क्या ना हो? फर्स्ट नेम ही ना हो। वर्गोत्तम कह रहे हैं अगर किसी की वर्गोत्तम कुंडली में ना हो हो ही ना किसी तो। की कुंडली में, फिर वर्गोत्तम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जॉल्टेड हो। सर एग्जॉल्टेड भी आपने ना जो हो। बताया ना अच्छा 12 हाउस का खर्चे का हाउस ना लाभ भाव में आ गया, 11 में, D9 में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को अपने जॉब के लिए लाइक खर्चा करना पड़े? मान लो ट्रांसफर हो गया तो पैसे खर्च करना पड़ गया, लाइक मैंने ऐसे नहीं, लॉजिक लगाया, तो खर्चे का ऐसा कुछ देखो, हो सकता है? देखो अंजलि, जो खर्चे का भाव होता है वो इन्वेस्टमेंट का भाव भी होता है। इनके दोनों बच्चे जो है विदेशों में पढ़े हैं, तो विदेशों में वैसे उनको तो स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप हमेशा पढ़ाई की होती है, स्कॉलरशिप रहने की नहीं होती। बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा तो करना पड़ता है। तो इनका जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों के लिए। तो वो 12th हाउस का मतलब क्या है? विदेश में खर्चा। अब वो लाभ में आ गया, तो विदेश में खर्चा किस पे किया? बच्चों पे। बच्चों ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी क्या है? आईवी लीग कॉलेज है, आईवी लीग है, आईवी लीग बर्कलेज भी है। वहां से पास करने के बाद लोगों को जॉब 1-1 लाख $1 से ऊपर के मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको उनका उनको लाभ की स्थिति में लेके आ गया। खर्चा तो हुआ लेकिन लाभ में आ गया, क्योंकि बच्चे वहां से अच्छे पास आउट हुए, पास आउट हो गए, उनको अच्छी इंटर्नशिप मिल गई है, अब अच्छे जॉब मिल जाएंगे। अच्छा, ओके सर, राइट सर, थैंक क्योंकि यू। जो 12th हाउस है ना वो खर्चे का भी है तो इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा, है। हाँ जी, आप में से किसी और ने कुछ पूछना है? भाव कनेक्टिविटी को समझने में कोई परेशानी है नेहा तो बताओ। नेहा, ये बहुत ही सिंपल है। भाव कनेक्टिविटी को समझने का तरीका इतना सिंपल होता है कि भाव में जो राशि पड़ी है, जैसे प्रथम भाव में जो राशि पड़ी है वो राशि नवमांश में किस भाव में चली, वही भाव कनेक्टिविटी है। इसका मतलब है कि नवमांश में कौन सा भाव राइज हुआ। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ, इसमें ये दिखा सर जाता दूसरी है कि दिखाइएगा, ये वाली मत है? दिखाइएगा, इसमें सेम सेम सा है सब कुछ। सर इस नवमांश में ये जो पाप ग्रह और ये इसमें अगर जैसे बैठ जाते हैं गुड प्लैनेट्स या गुड राशि,
तो जैसे आपने D1 में बताया था, इसमें भी वही नियम सारे लागू होते हैं? हाँ, बिल्कुल वही नियम लागू होता है। ये कुंडली एक दूसरा IAS ऑफिसर की है, सिंह लगन की तो ये कुंडली है। एक्सीडेंट वाला कौन है सर? एक्सीडेंट कहाँ पे है? आपने वो लिखा हुआ सेव था आपने। करके रखा है, हैं? खतरनाक कुंडली होगा सर। अरे इसको देखो ना, एक्सीडेंट वाले को क्यों देख रहे हो? इसमें सिंह लगन की कुंडली है। अब यहाँ पे नवमांश में देखो ना, 3 नंबर राइज हो रहा है। 3 नंबर राइज हो रहा है तो कौन सा भाव राइज हुआ? लाभ का भाव, 11वां। 11वां अगर राइज होगा किसी का, तो इसका मतलब उसको गेनफुलनेस होगी, उसको काफी गेन मिलेगा लाइफ में। इसी प्रकार से अब दूसरा भाव है 6 नंबर। 6 नंबर राशि कहाँ गई है देखो। 6 नंबर से क्या आता है? कुटुंब आता है। 6 नंबर से खाना पीना आता है, ऑर्नामेंट्स आते हैं। 6 नंबर से एम्पावरमेंट आती है। ये द्वितीय भाव से जो है धन की स्थिति, वेल्थ की स्थिति आती है। वो कहाँ चला गया? सुख भाव में। तो यानी वो सुख में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उस धन की स्थिति ऐसी होगी उसमें सुख अगर सर मिलेगा। वो छठा भाव अगर 12वें घर में चल जाए तो दुख भाव में हो जाएगा। हाँ, अगर 12वें में चला जाता तो 12वें का जाने का मतलब हो गया कि जो वेल्थ होगा वो वेल्थ खर्चा बहुत होगा, या वेल्थ जो है इन्वेस्ट बहुत होगी, क्योंकि ये खर्चे का भाव इन्वेस्टमेंट का भाव भी है। तो आदमी जो है जो वेल्थ कमाएगा उससे मकान उकान जमीन जायदाद वो खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड शेयर खरीद लेगा, साथ में उसको लॉसेस भी होंगे। अब ये जैसे तीसरा हाउस है एंटरप्राइजिंग होने का, तीसरा हाउस है मेहनत का, वो चला गया पंचम में। पंचम हाउस जो है एजुकेशन का भी है, और साथ में पंचम भाव संतान का भी है, और पंचम भाव से देखा जाता है एक व्यक्ति का मैनेजमेंट। तो ये तीसरा हाउस क्या है? एग्रेसिव हाउस होता है। तीसरा पुरुषार्थ का, मेहनत का, इन सब का है। तो ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट में वो एग्रेशन देगा, मैनेजमेंट में ऐसे व्यक्ति को काफी ऊपर उठाएगा। उसी तरीके से वो जो है बहुत मशक्कत, मेहनत, पुरुषार्थ करने वाला होगा मैनेजमेंट में। अब ये जो पंचम भाव है, ये यहाँ पे जो चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है, छठे में आ गया। सुख का भाव छठे में आने का क्या मतलब हुआ कि सुख में कमी होगी। किस वजह से? कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स की वजह से सुख में कमी होगी, झगड़े, झंझट, फसाद की वजह से। तो ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी कमिश्नर थे। तो डिप्टी कमिश्नर का जो जॉब होता है ना, वो बड़ा झगड़े झंझट का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सुख में वो कमी करता है। अब इसमें आ गया जैसे 9 नंबर जो है वो पंचम है, पंचम जो है वो सप्तम में आ गया, 9 नंबर सप्तम भाव में आ गया। तो क्या होगा? लव मैरिज करा देगा। 5वां क्या है? बिलेवेट का है, बिलेवेट का है। यहाँ पे गुरु है स्वग्रही, तो क्या हुआ? मैरिज वो करा दी उसने बिलेवेट से, क्योंकि अब ये पंचम जो है वो सप्तम में आ गया। इसी प्रकार से छठा भाव है, अष्टम में आ गया। अब छठा भाव झगड़ा झंझट है, और इसी तरीके से उनका भाव है ये, जितने भी कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स हैं, ये सभी अष्टम में आ गया। अष्टम में आएगा तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देगा। तो डिप्टी कमिश्नर्स को हमेशा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। तो ये चूंकि ईमानदार अफसर हैं तो इनका कई बार इनका झगड़ा हो जाता था मंत्रियों से, ये उनसे, तो ये है। अब इसके बाद जो है, जो सप्तम भाव है भाग्य में आ गया। तो इसका मतलब सप्तम से हम क्या देखते हैं? पद प्राप्ति, और सप्तम से ही हम देखते हैं पत्नी, पति, हवा, और दैनिक रोजगार, पब्लिक का परसेप्शन उस व्यक्ति के बारे में। ये भाग्य में आ गया तो भाग्य से सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य प्रबल होगा इन चीजों के लिए। इसीलिए लॉन्गेस्ट सर्विंग DC रहे ये डिप्टी कमिश्नर, जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स में रहे। अब जो है 12 नंबर है, ये जो 10th हाउस है, ये अष्टम भाव जो है 10th में आ गया। तो अष्टम भाव के 10th में आने की वजह से क्या हुआ? सडन गेन, सडन लॉसेस। तो IAS में इनका जो सिलेक्शन हुआ वो भी सडन हुआ, और उसी प्रकार से गेनफुल भी रहा। तो इसके अलावा जैसे इनका 9th हाउस है, 9th हाउस इनका लाभ में आ गया। तो 9th हाउस से हम धर्म देखते हैं, भाग्य देखते हैं।
उसका 11th में आ जाना तो क्या बताता है कि बैंक की स्थिति बहुत अच्छी होगी, गेनफुल होगी। अब इसके बाद जो है जो 10th हाउस है वो 10th हाउस इनका 12वें में आ गया। 12वें आने की वजह से सरकार के द्वारा कई बार विदेशों में इनको एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब जैसे 11th हाउस है, 11th हाउस इनके लग्ना पे आ गया, तो इसका मतलब है 11th जब लग्ना पे आएगा तो आदमी बहुत स्किल्ड हो जाएगा। मतलब 11th हाउस से स्किलफुल देखा जाता है। 11th हाउस से हम देखते हैं एक आदमी का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, एम्बिशन फुलफिलमेंट, वो सारी चीजें इनकी बढ़ जाएंगी। ये समझ में आ गई बात? नेहा समझ में आ गया? हाँ जी सर। थैंक यू। सर आपने बताया ना कि ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन थर्ड हाउस में जो मैनेजमेंट है उसमें सर टेनेंसी लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो आदमी मैनेजमेंट में थोड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता है क्या? हाँ, डिप्लोमेटिक हैं ये। आईएएस ऑफिसर वही जम पाते हैं अपनी सीट पे जो डिप्लोमेटिक होते हैं। जो डिप्लोमेटिक नहीं होते डिप्टी कमिश्नर्स, उनको 14-15 दिन में ही सीट से हटा दिया जाता है। अच्छा डिप्लोमेटिक हैं लेकिन ईमानदार हैं। सर, ईमानदार है अपने मतलब कैसे पता किया सर इस चार्ट से? क्योंकि इसमें ना शुभ ग्रह सूर्य बैठा है ना उच्च का 11th में, नवमांश में। जी, स्पाइसेस नहीं, मेष नहीं में। नहीं, उसके साथ बैठा है ये सूर्य एक्यूरेसी बैठा है ना, सूर्य एरीज में बैठा हुआ है, उच्च का में होगा। रहता है। जी तो ये जी उच्च का जो सूर्य होता है जब 11th में आता है ना, 11th दिन का हाउस है और सूर्य सात्विक प्लेनेट है और सूर्य उच्च का हो गया तो ये व्यक्ति को बहुत ईमानदार बना देता है। गुरु का भी अच्छा एस्पेक्ट है इस पे पंच। अभी 11th सूर्य 11th हाउस नवमांश में उसमें है सूर्य 11th उच्च का हाउस में उच्च का 11th हाउस में उच्च का है। दूसरा हाँ। गुरु का एस्पेक्ट है इस पे। तो गुरु का एस्पेक्ट होने की वजह से शुभ ग्रह को गुरु अगर देख रहा है, ये भी सात्विक हो गया, ये भी सात्विक हो गया, इसलिए ईमानदार आदमी है। ओके सर। यहाँ पे मंगल की राशि के अंदर बैठे हैं और मंगल तो सात्विक नहीं है। कौन मंगल की राशि के अंदर बैठे हैं? मतलब सूर्य जो है, मतलब मंगल की राशि में ही उच्च के होते हैं, तो सूर्य तो ठीक है कि सात्विक प्लेनेट इसको मान लिया, लेकिन मंगल की राशि में है तो मंगल तो वो नहीं है, इफेक्ट तो मंगल का भी तो कुछ आएगा। नहीं, ऐसा है ना जगदीश नंद साहब, ये समझिएगा, ऋषि पाराशर ने जब उच्च के और नीच के ग्रह बनाए तो उसका जो फॉर्मेट है ना, उसका जो प्रिडिक्शन है वो चेंज कर दिया। उसमें किस राशि में बैठे उससे मतलब नहीं है। ऐसे मकर का मंगल है, आप कहेंगे भाई शनि का मंगल है ये। अब शनि का मंगल होने की वजह से ये आदमी भाई शनि प्रधान हो जाएगा। शनि प्रधान नहीं होता। मकर के जो मंगल होते हैं वो आदमी बड़ा बोल्ड होता है। शनि क्या है? शनि दब्बू है, शनि आईसी है। मकर का मंगल वाला जो बंदा होता है बहुत हाईली एंथुसियास्टिक होता है। मंगल उच्च का हो जाता है, एंथुसियास्टिक होता है, ब्रेव होता है, करेजियस होता है, एंटरप्राइजिंग होता है। किसी भी काम में पॉजिटिव आउटलुक के साथ में वो लड़ाई हो या अब लड़ाई नहीं होती तो वो किसी भी काम को करने के लिए युद्ध की स्थितियों को लेगा। ऐसा है ना कि इस बात को समझिएगा, उच्च सूर्य का का प्लेनेट है। एक मिनट मतलब सुनिए, एक बात आप समझ लीजिए, उच्च के प्लैनेट्स के जो प्रिडिक्शंस होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट देन डिस्पोजिटर एंड प्लेसमेंट। उच्च का होने का मतलब ये पूर्व जन्म का पुण्य है और सूर्य सात्विक प्लैनेट है। उच्च का हो गया तो महाराजा जैसा हो। तो इसको आपने ये नहीं देखा कि तामसिक राशि में, तामसिक राशि में तो मंगल भी उच्च का होता है। मंगल, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका मंगल उच्च का था, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था, कभी उसको गुस्सा ही नहीं आता था। उदय काम्बोज नाम था उसका, उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। वो ऑस्ट्रेलिया में उसने बिल्डर्स प्रॉपर्टीज बना बना के बेच करोड़पति हो गया वहां ऑस्ट्रेलिया में। तो जब उच्च का प्लैनेट हो जाता है ना तो उसका, जैसे आप गुरु उच्च का हो गया कर्क में, तो आप ये नहीं कहेंगे भाई चंद्रमा की राशि में गुरु चिपका हुआ है तो चंद्रमा तो फ्लूइड है, चंद्रमा तो वैसिलेटिंग है, चंद्रमा तो पल में मासा पल में तोला,
चंद्रमा तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े हैं, ये बात नहीं लागू होगी। गुरु उच्च का हो गया तो बहुत बड़ी चीज होगी। नहीं वो अच्छा है, लेकिन इसका डिस्पोजिटर मंगल की पोजीशन नहीं याद आती कि सूर्य का डिस्पोजिटर मंगल कहाँ पे बैठा, मुझे याद नहीं। छठे में। सर ये जैसे सपोज हम आपके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे थोड़ा समझ रहे हैं, बट हमारी कुंडलियों के जैसे अकॉर्डिंग तो वो हमें कौन समझाएगा? हम रीडिंग स्टडी कर लेंगे, बट हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं अपने बारे में, वो भी आप कोई सेशन लेंगे ऐसा? हाँ, एक दिन खुलवा लेंगे सबकी कुंडलियां। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी, मेरे हस्बैंड का सब कुछ सेम है, नवमांश और नेटल चार्ट बिल्कुल। हाँ, तो वर्गोत्तम हो गया लगन, फिर सारा ही वर्गोत्तम हो गया, सेम लग्न है, तो उसका मतलब क्या हो गया सर? सब कुछ लगन वर्गोत्तम हो गया। लगन वर्गोत्तम बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐसा आदमी बहुत जिद्दी होता है, बहुत स्टबर्न होता है, जो से सोच लिया उसको पूरा करना। वो आदमी जो है जिद्दी बहुत होता है। वही अगर ये कह देगा, वो अगर ये एक बार ये कह दे कि मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, तो कोई माई का लाल उसको कद्दू नहीं खिला देता। सही है? हाँ जी सर। तृप्ति गाड़ी में बैठ चुकी है, घर के लिए प्रस्थान कर रही है। जी सर, मैं लेकिन सुन रही हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, आप में से किसी और ने कुछ पूछना हो, आप संजीव कोकल साहब, डॉक्टर साहब बोलिए। मैं ना इसमें एक बात को सेट कर रहा था कि मेरा जो मंगल है वो नवांश में उठ चुका है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और मतलब मैं ना लिटरली इस चीज के लिए तरसता हूँ कि मेरे को ना गुस्सा आए। गुस्सा आए मतलब मेरे को नहीं आता। नहीं यार, मैं जानता हूँ। इवन इन द वेरी एडवर्स पोजीशन मेरे को नहीं आता। आई मे गेट इरिटेटेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है, वो हो जाता है ना। इरिटेट तो कोई भी हो सकता है, बट जो इंटरनली जो गुस्सा होता है वो बहुत रेयर है। हाँ, उदय कंबोज को भी ना बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मेरा स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और मंगल उच्च का होने की वजह से उसने इतनी बिल्डिंग्स बना बना के ऑस्ट्रेलिया में बेच के खूब पैसा कमाया। गुस्सा उसको बिल्कुल नहीं आता, मंगल जबकि उच्च का है। उच्च का मंगल ना गुस्सा नहीं देता। ये बहुत, लेकिन आपको ना हिम्मत की बहुत बना है। मंगल उच्च का है तो जब ट्रॉमा के केसेस आएंगे तो आप नर्वस नहीं होंगे। हाँ सर, ट्रॉमा के उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन तो बहुत बार ऐसा होता है कि अब सामने भी हथियार चल जाएगा, दो पार्टीज आगे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आपस में डंडों से लड़ रही हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो वाला एक पॉइंट तो रहता है जी। उच्च का मंगल ना सेनापति है, उच्च का मंगल सेनापति है, तो उसकी जो क्वालिटीज होती है ना, वो पूरा सेना का कमांड उसके हाथ में है। लेकिन वो गुस्से से कमांड नहीं, वो अपनी एक्यूमेंट से, अपनी स्किल सेट से, अपने अच्छे बर्ताव से, इन सब से वो अपने लीडरशिप क्वालिटीज से वो उसको सेना को चलाता है और विजित करता है। सर, इसको और क्लियरली समझने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अपनी अपनी कुंडलियों में ना नवमांश को देखो, और अपनी कुंडलियों में देखो कि नवमांश में कौन सा भाव उदित हो रहा है। ये देखो कि कौन सा भाव वहां पे उदित होता है लगन पे। अगर किसी का दूसरा भाव हो रहा है, तीसरा भाव हो रहा है, वर्गोत्तम जो आपने अभी हमको नियम बताया सर, वो भी फिलहाल तो उसी से देखेंगे ना, कौन सा वर्गोत्तम हो रहा है। मैंने तो वो नियम वर्गोत्तम तो एडिशनल बताया फीचर। जो मेन नियम है वो नियम भाव कनेक्टिविटी का है। भाव कनेक्टिविटी का मैंने 2 बार बताया। तो भाव कनेक्टिविटी क्या होती है कि जीवन का कौन सा भाव नवमांश में उदित होता है, नवमांश की लगन। अब जैसे यह नेहा है, नेहा का 7 नंबर का नवमांश है तुला का, तो इसका मतलब नेहा का कौन सा भाव उदित होगा? सिंह लगन की कुंडली है, तो सिंह के बाद आ गया कन्या, तीसरा भाव, तो उसका तीसरा भाव उदित हो रहा है। तीसरा भाव जब भी उदित होगा ना, वो मेहनत, मशक्कत, पुरुषार्थ, एंटरप्राइजिंग, इन सब का भाव है।
तो इसका मतलब जैसे जैसे नेहा बढ़ती जाएगी इसको काम बहुत करना पड़ेगा, पति को बहुत काम करना पड़ेगा। सर इन सब भावों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा, तब समझ समझना में पड़ेगा, आएगा। उसके लिए वो पुरानी क्लासेस पुरानी को याद करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा सर भाव मुझे क्या काम करना देता है पड़ेगा इंसान मतलब को। हैं? मुझे काम करना पड़ेगा उससे मतलब आप समझी नहीं मैं। मतलब कमर्शियली या फिर घर पर? घर पे भी कमर्शियली भी काम करने का मतलब होता है कि ऑल राउंड वर्क। घर पे सर रहोगे तो घर पे। नवमांश में योगाकारी और राजयोगाकारी का कोई नियम नहीं है? क्यों नहीं है? नवमांश अच्छा के वो भी है। अभी वो ना 4th टेक्निक है। आज मैंने ओके पहली टेक्निक बताई है, फिर कल मैं जी दूसरी टेक्निक बताऊंगा। चौथी टेक्निक जो होती है उसको इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में पढ़ते हैं। उस समय पे योगाकारी राजयोगाकारी सब देखे जाते जी हैं। हाँ विशाल जी बोलिए। गुरुजी, अगर जिसका वर्कोत्तम कुंडली रहता है तो उसका भाव हाँ, कनेक्टिविटी कैसे अपने देखेंगे? उसकी भाव कनेक्टिविटी एग्जैक्टली वही होगी। लगन लगन से हो सेम। गया, द्वितीय द्वितीय से तृतीय तृतीय। तभी तो जो वर्गोत्तम कुंडलियां होती है ना उसमें रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं, बहुत स्ट्रांग आते हैं। जिनका भी वर्गोत्तम लगन होता है, वर्गोत्तम नवमांश होता है, उनके जो परिणाम होते हैं लाइफ के अंदर वो बड़े सॉलिड परिणाम, स्ट्रांग होते हैं। उनको धन के परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं, तीसरे भाव के भी आते हैं। लेकिन उसमें एक खराबी भी होती है, क्योंकि त्रिक भाव भी उसके वर्गोत्तम हो जाते हैं। तो त्रिक भाव के भी प्रभाव बहुत तगड़े आते हैं। त्रिक का मतलब दुख भाव, तो उसको दुख भाव के परिणाम जब आएंगे तो वो भी तगड़े आएंगे, बड़े आएंगे। सर ये एक जैसे लग्न चार्ट में अगर शुक्र की राशि बैठी है और नवमांश में भी शुक्र की राशि बैठी है, लेकिन लग्न चार्ट में शुक्र की राशि के साथ कोई ग्रह नहीं है, लेकिन नवमांश में शुक्र की राशि के साथ सूर्य और शनि है, नहीं, तो शुक्र इसको की 2 कैसे राशियां, किस राशि की बात हो रही है? सर टॉरस। टॉरस। और उधर उधर भी नवमांश में टॉरस है, नवमांश में टॉरस के साथ तो शनि वर्गोत्तम और हो गया सूर्य ना, है। वर्गोत्तम हो गया। बट सर सूर्य और शनि आई थिंक कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, एक साथ बैठे सूर्य, हैं प्लैनेट। हाँ तो सूर्य, ये जब हम प्लैनेट्स पे आएंगे ना तो ये समझ में आ जाएगी। अभी तो बस ये समझ लो कि वर्गोत्तम कुंडली है ये। अगर टॉरस लगन है, टॉरस नवमांश है, तो ये कुंडली जी वर्गोत्तम हो गई, वर्गोत्तम नवमांश की हो गई। तो इस कुंडली के फल बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। एक्चुअली गुरुजी क्या हो रहा है, सब जने अपनी कुंडली को समझना चाह रहे हैं बस, और समझना नहीं चाह रहे हैं कैसे देखना है। वो केवल अपनी कुंडली को देखना चाह रहे हैं कि हमारी कुंडली भी ये हुआ है तो क्या होना चाहिए। तो तभी दैट इज समझ में ओनली। आएगा ना। नहीं नहीं तभी तो समझ ऐसा किसी नहीं की समझ में कुंडली आएगा देखनी फिर सब। पड़ेगी ना। नहीं, नहीं अपनी कुंडली प्रदीप आप जी देखिए, मेरी अपने बात पहले सुनिए, आप किसी समझिए की भी तो क्या कुंडली देख समझा लें रहे हैं। एक तो काम ये तभी कर समझ में सकते हैं, आएगा ना। किसी की तो कुंडली देखनी पड़ेगी ना, तभी तृप्ति समझ आप में सब आएगा। लोग, अपनी कुंडली तृप्ति आप देखिए ना सब लोग, समझिए। तृप्ति एक काम करना, हाँ जी आप सब लोग अपने ना जो सीनियर लोग हैं उनको तो अपनी अपनी कुंडलियां समझ में आ जाती हैं और नियम भी समझ में आ जाते हैं। 4 हमारे पास नए स्टूडेंट्स हैं या 4-5, वो लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे पर्सनल पे डाल देना, उनकी ठीक है कुंडलियां मैं सर। बना के रख लूंगा। कोई बात जी अगर सर नहीं समझ में आएगी तो वो मैं उसमें से दिखा दूंगा। ठीक है सर। अब हम रखते हैं, 9:30 बज गए। चलो आपसे व्हाट्सएप पे मिलेंगे। हाँ ठीक है सर, आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर। अच्छा थैंक यू। लगा, मतलब बहुत बहुत आपने अच्छे से समझाया।